आपका अधिकार चैनल में मैं एडवोकेट प्रभात कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। थाने में एफआईआर दर्ज न हो तो क्या करें, इसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अपराध। समानतः अपराध से क्या तात्पर्य? ऑफेंस की परिभाषा सेक्शन 2N सीआरपीसी में दी गई है, जिसकी जो परिभाषित करता है, इट मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अर्थात ऐसा कोई कार्य करना अथवा करने से विरत रहना जिससे समान विधि के किसी नियम का अतिक्रमण होता है। समान विधि से तात्पर्य है कि जो लॉ अभी इन फोर्स में है। अब अपराध को दो श्रेणियों में बांटा गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, पहले हम ये जान लें, जिसकी एफआईआर होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी में दी गई है। संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? सभी गंभीर मामलों को संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। आईपीसी में 3 साल से या 3 साल से अधिक मामलों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण: मर्डर, कलेक्टिव होमोसाइड, डाउरी डेथ, थेफ्ट इत्यादि। ऐसे अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये पब्लिक रॉन्ग है, अर्थात समाज के विरुद्ध अपराध है। अब बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि सेक्शन 155 सीआरपीसी में दिया गया, जिसकी अन्वेषणा 155 सीआरपीसी में होती है, जिसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 2(1) में। असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल, कम गंभीर अपराध को असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है, जिनकी सजा 3 साल से कम है। कुछ उदाहरण: गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट, इसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, और ये प्राइवेट रॉन्ग है। अब बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, अर्थात संज्ञेय अपराध। सीआरपीसी के भाग 12 में संज्ञेय अपराधों के बारे में बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि धारा 154। आप समझते हैं कि एफआईआर क्या होती है? FIR means a first information report, means the information by whomsoever given to the police officer in charge of a police station to relation to the commission of a cognizable offense, अर्थात किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना जो है वो प्रथम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम इत्तला रिपोर्ट के इनिशिएशन से ही शुरू होती है। तो एफआईआर की परिभाषा आप लोग जान गए। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर कौन कर सकता है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर कोई भी कर सकता है, जिसका उदाहरण है हल्लू वर्सेस स्टेट, एफआईआर 1974 SC 1936। इनके अनुसार whomsoever given, मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि अपराध के बारे में जानता हो, वो एफआईआर को किसी भी थाने में दर्ज करवा सकता है। यहाँ पर ये चर्चा करें कि जीरो एफआईआर क्या होती है, जिसकी चर्चा आज है। जीरो एफआईआर से, जैसा कि नाम से विदित है, कि शून्य एफआईआर, अर्थात ऐसा एफआईआर जिसमें जैसे कोई हम जाते हैं तो एफआईआर कराते हैं तो उसमें आपको कोई नंबर दिया जाता है, लेकिन इस एफआईआर में, जैसे नाम से विदित है, जीरो एफआईआर, इसमें आपको कोई नंबर तत्काल प्रभाव से नहीं दिया जाएगा। एफआईआर दिए जाने में थाने की जुडिक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन जीरो एफआईआर में ऐसे संज्ञेय अपराध जहां भी घटित होते हैं वो बिना जुडिक्शन के जीरो एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। जीरो एफआईआर लॉन्च करने के फायदे: ऐसी घटनाएं जिसमें जैसे कि रेप, धोखाधड़ी, डकैती आदि,
तो पुलिस इसमें जुरिडिक्शन खेलती है। तो ऐसे में स्टेट वर्सेस हरनाम सिंह में कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि पुलिस बिना जुरिडिक्शन के जो है एफआईआर दर्ज करे, और 0 एफआईआर दर्ज करके जुरिडिक्शन न करके तत्काल अन्वेषण करे और कंसर्न थाने को उस एफआईआर को भेजे। ये एफआईआर एक कांस्टेबल द्वारा लेके जाएगा और कंसर्न थाने को दिया जाएगा, और कंसर्न थाने उस पर अपना एफआईआर नंबर दर्ज करके उस पर कार्रवाई करेंगे। F0 एफआईआर के फायदे हैं: बिना देरी किए पुलिस को घटना की जानकारी मिलना, समय पर कार्रवाई किए जाने के महत्वपूर्ण साक्ष्यों एवं सबूतों को नष्ट हो जाने से बचाना, पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ के लिए दर दर भटकना। इसमें एक और लैंडमार्क जजमेंट है, कीर्ति विश्वास वर्सेस स्टेट ऑफ अदर्स। अब बात करते हैं सीआरपीसी भाग 12 एफआईआर कैसे दर्ज होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का प्रावधान 154(1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित सूचना यदि थाने के बाहर साधक को मौखिक रूप से दी गई है। सबसे पहले तो ये बता दें कि संज्ञेय अपराध की सूचना या तो लिखित रूप से दी जा सकती है या मौखिक रूप से दी जा सकती है। यदि लिखित रूप से दी जाए तो उस स्थिति में थाने के एसएचओ या जिसको हिंदी में बाहर साधक कहा जाता है वो क्या करेगा, वो ये चीज करेगा, उसके द्वारा या उसके निर्देशन में लेखबद्ध कर ली जाएगी, या तो जब आप मौखिक रूप से दे रहे हैं तो वो सूचना को स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है वो लिखवाएगा। सूचना देने वालों को उसको पढ़कर सुनाई जाएगी। ऐसी प्रत्येक सूचना चाहे वो लिखित में दी गई या लेखबद्ध की गई हो, सूचना देने वाले का हस्ताक्षर उस पर कराए जाएंगे। 154(2) इस प्रकार की सूचना की प्रतिलिपि तत्काल प्रभाव से सूचना देने वालों को दी जाएगी। 154(3) यदि किसी व्यक्ति की सूचना थाने में दर्ज करने से इनकार किया जाता है तो उसका क्या उपाय है। तो उसका सरल उपाय है, एक रजिस्टर्ड अपने जो लिखित बयान है, लेखबद्ध जो आपने किया है, उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के एडी लगा के अपने एसपी को लिखें। उस एसपी या तो उस पर कार्रवाई करेगा या कार्रवाई करने का आदेश देगा। चलिए अब जानते हैं कुछ अमेंडमेंट हुए हैं 154(1) में। ऐसी घटनाएं जो 326A 144(1) में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे कि कुछ धाराएं इसमें बताई गई हैं, आईपीसी की धाराएं लाई गई हैं, जिसमें 326A 326B 354 354A 354B 354C 354D 376 376A 376B 376C 376D 376E और सेक्शन 59। उपयुक्त धाराओं में यदि कोई महिला थाने में जाती है तो एसएचओ का ये कर्तव्य होगा कि उसका रिपोर्ट महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा जाए। अब आता है 154A, इसमें 354, 354A 354B 354C 354D 376 376A 376B 376C 376D 376E और 509। यदि ऐसी महिला अस्थायी या अस्थायी तौर पर मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो ऐसी सूचना रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके निवास स्थान या उसके कन्वीनियंट प्लेस पर ली जाएगी और पृथक प्राथमिकी उसको दर्ज कराई जाएगी। और ऐसे मामलों में तुरंत ही धारा 164 का बयान मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा। अब आते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज किए गए संबंध में महत्वपूर्ण बातें।
प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के मामले में ही होनी चाहिए। पुलिस रेगुलेशन के पर 98 के अनुसार थाने में रजिस्टर और डायरी में सभी रिपोर्टों की प्रविष्टियां स्पष्ट रूप से और पठनीय रूप में लिखी जाएगी। यहाँ ये स्पष्ट है कि उसमें काट छाट न किया जाए और उसमें ओवर राइटिंग न की जाए, ताकि जो है प्राथमिकी दर्ज कराने के विषय में कोई संदेह उत्पन्न न हो। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 99 के अनुसार जो ही रिपोर्ट प्रथम सूचना पुस्तिका में लिखी गई हो, सूचना का सार संक्षेप थाने की जीडी में लिखी जाएगी। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दोनों पर ही एसएचओ के हस्ताक्षर होंगे। धारा 157 सीआरपीसी के अनुसार 3 प्रतिलिपियां तैयार की जाएंगी। एक प्रति उस जुरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, दूसरी प्रति सूचना देने वाले को, तृतीय और मूल प्रति चक रजिस्टर में लिखी जाएगी। यदि भार साधक एसएचओ को यह लगता है कि अन्वेषण नहीं करवाना है या अन्वेषण को बंद करना है, तो पुलिस रेगुलेशन एक्ट का पैरा 105 के तृतीय प्रति में उसका उल्लेख करेगा। अब आपको यहां बताते चले कि क्या कोई भी भार साधक या एसएचओ किसी भी कॉग्निजेबल मामले में आपकी प्राथमिकी दर्ज करता है या नहीं करता है? नहीं करता है तो इसके बारे में ललिता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009 64 SC 214 SC माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि यदि थाने का भार साधक अधिकारी को सूचना दी जाती है तो वो लिखने के लिए बाध्य है। अगर ललिता कुमारी के जजमेंट की बात करें तो जैसे ही संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है तो उस एसएचओ का यह कर्तव्य होगा कि वो एफआईआर दर्ज करे। अब दूसरा केस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ललन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दूसरा केस है वो है ललन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। किसी भी संज्ञेय अपराध में पुलिस एसएचओ को ये देखने का अधिकार नहीं है कि मामला झूठा है या मामले में सारवान तथ्य निहित नहीं है या मामले की जेन्युइनिटी नहीं बनती है। जैसे भी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, माननीय न्यायालय ने कहा है इसमें कि भार साधक अधिकारी का ये कार्य होगा वो जो है थाने में प्राथमिकी दर्ज करें। चलिए ये तो हो गई एफआईआर की बात। अब एफआईआर दर्ज न हो तो उसके बारे में क्या उपाय है? जब एफआईआर दर्ज न हो तो उसके बारे में 2 रेमेडीज हैं, स्टैट्यूटरी रेमेडीज और सेकेंड है अल्टरनेटिव रेमेडीज। स्टैट्यूटरी रेमेडी क्या है? अगर एसएचओ एफआईआर लिखने से मना करता है तो आप एसपी को रजिस्टर पोस्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करें। या तो वो दर्ज करेगा, करके इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देगा, या तो नहीं। अगर एसएचओ एफआईआर लिखने से मना करता है तो आप एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा इसकी सूचना देंगे, जिसमें आप एडी लगा देंगे ताकि आपको पता चले कि महोदय को, श्रीमान को ये आपका रजिस्टर पत्र मिला है या नहीं मिला है। एसएचओ या एसपी इस पे कार्रवाई करेंगे अथवा नहीं कार्रवाई करेंगे। ठीक है, एसपी भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप इसके लिए धारा 156(3) के अधीन जा सकते हैं, जो कि मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट होता है, जो कि प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में जाता है, जिसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। अब आती है अल्टरनेटिव रेमेडीज के बारे में। तो अल्टरनेटिव रेमेडीज के बारे में आप कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं और कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। स्टेट ह्यूमन कमीशन या नेशनल ह्यूमन कमीशन को लिख सकते हैं। ऐसे मामले जिसमें धारा 326 ए, 326 बी, 354 बी, 354 बी, 370, 370 ए, 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 सी और 509 के मामले हों। ऐसे मामले में अगर पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं करती है
तो उस पर आईपीसी की धारा 166 ए के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिकतम सजा 2 साल है और न्यूनतम सजा कम से कम तो 6 महीने होती ही हैं, जो कि सश्रम रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होता है। एफआईआर के बारे में प्रावधान है कि एफआईआर जल्द से जल्दी और प्रथम रूप से जितनी जल्दी हो वो थाने में भेज दी जाए, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां एफआईआर में देरी होने की संभावना होती है और देरी होती भी है। ये जो कारण है वो मैं आपको एक एक करके चर्चा करता हूँ। डर के कारण कभी कभी किसी भी फैमिली मेंबर का किसी भी परिस्थितियों में बाहुबलियों से डर होता है, उस डर के कारण लोग थाने जाने से कतराते हैं। तो ये इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसमें बिना डर के जाएं और अपना एफआईआर दर्ज कराएं। कत्ल और अन्य गंभीर मामले में, कत्ल के मामले में पीड़ित परिवार अपने ही मेंटल शॉक में रहता है। ऐसे मामलों में जो है एफआईआर में देरी से लॉज होना, सही स्पष्टीकरण बलात्कार के मामले में इसमें लोक स्त्री की लोक लज्जा की बात आती है, परिवार की लज्जा की बात आती है, तो बलात्कार के मामले में भी देरी को जो है इसका स्पष्टीकरण को सही माना जाता है। अपहरण या अपहरण के मामले में कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि अपहरण हुआ है या नहीं हुआ है, या बेपहरण हुआ है या नहीं हुआ है। इस मामले में देरी को भी कंडोन किया जाता है। घटना स्थल से थाने की दूरी अधिक होने के कारण कभी कभी देखा जाता है कि घटना स्थल से पुलिस स्टेशन की दूरी जो है 2-3 घंटे या उससे भी अधिक होती है। कहीं कहीं तो आपको थाने जाने में 24 घंटे लगते, 24 घंटे या उससे भी अधिक लगते हैं। ऐसी स्थिति में भी ये कॉन्डेनेबल है। थाने में रिपोर्ट लिखने से इनकार करने पर कभी कभी ऐसा होता है कि थाने के एसएचओ द्वारा आपको सही शब्दों का चयन करके आपको भगा दिया जाता है। ऐसे में इसके भी एफआईआर के देरी के स्पष्टीकरण को सही माना जाता है। गबन के मामले में पता नहीं होता है कि कब गबन हुआ, कितने का गबन हुआ। ऐसे मामले में भी एफआईआर के देरी को स्पष्टीकरण माना जाता है। प्रकाश स्रोतों का नहीं होना, कभी कभी घटना जो है वो रात में होती है, प्रकाश का अभाव होता है, लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में जो है एफआईआर में देरी को कंडोन किया जाता है। कभी कभी आपको अभियुक्त का नाम भी नहीं मालूम होता है। ऐसे भी मामलों में जो है एफआईआर की देरी को कंडोन किया जाता है। चोटों का उल्लेख न होना, कभी कभी एमएलसी कराने में, मेडिकल लीगल प्रोसेस कराने में देरी होती है, जिससे चोट का उल्लेख नहीं हो पाता है। ऐसे मामलों में भी उसको कंडोन किया जाता है। कभी कभी होता है कि गवाह सामने नहीं आते हैं, तो गवाहों को न सामने आने के भी मामले में इसके एफआईआर के देरी के स्पष्टीकरण को सही माना गया है। चोरी के मामले में चोरी गए सामानों की सूची दाखिल न करना। चोरी किए गए मामलों में अक्सर ये देखा गया है कि क्या क्या सामान चोरी हुई, क्या सामान चोरी नहीं हुई। ठीक है, ये घर वालों को पता नहीं होता है, इसलिए इसमें ये कॉन्डेबल है। महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप होना, कभी कभी किसी मामलों में देखा जाता है कि महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो गायब है। ये उपयुक्त मामलों में एफआईआर में देरी को जो है कंडोन किया जाता है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।